अज तो थी वही, अज तो थी वही, अज तो थी वही। केरला के शिवसेना के टाइम पे ऐसा होता है कि एक औरत को रात के 12 बजे हॉस्पिटल से हरियाणा जेल लेके जाया जा रहा है। ये इनका इंसाफ है, ये इस्लाम है। इनके बीमार पेशेंट को इस तरह से किया जाता है। इनकी बीवी बच्चे नहीं है। असां इहा चीज़ महसूस कई त हिन पार्टी में वो भुट्टे साहब वारी पार्टी ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वारी पार्टी कोन्हे। हे फरियाल लीग आहे और हिन फरियाल लीग खे जेको आहे मां तस्लीम नथो कयां और असांजा दोस्त बि तस्लीम नथा कनि। अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा सिंध के अंदर एक खातून है जो महारानी बन चुकी है। असेंबली में कुछ लोग उनको फूलन देवी कहते थे और इस तरह जज साहिबान ने भी एक कुछ रिमार्क्स पास किए कि चुड़ैल भी एक घर टाल लेती है, लेकिन तो यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और आज भी सिंध के अंदर एक खातून का बड़ा जो है ना चर्चा है और वो खातून पूरे सिंध को ना सिर्फ चलाती है इनडायरेक्टली बल्कि उनका कब्जा भी है। तो बात हो रही आज फरियाल तालपुर साहिबा की और उनकी कंपनी की। तो ये कंपनी बनी कैसे, फरियाल तालपुर साहिबा इतनी पावर में कैसे आ गई, पहले ये क्या थी, अब क्या हैं और मुस्तकबिल में उनके क्या इरादे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ख़वातीन की जिस तरह से इज़्ज़त और एहतराम करता हूं, मैं उनकी पर्सनल लाइफ को इतना नहीं टच करूंगा, लेकिन जो हक़ाइक़ सियासी बुनियाद पर हैं, क्योंकि सियासी लोग जो है ना वो पब्लिक फिगर होते हैं जिन पर हमें बात करने का हक़ है। तो ये कोई घरेलू ख़वातीन नहीं है या वो नहीं है जिन पे हम बात नहीं कर सकते। एज अ पॉलिटिकल लीडर इन पर हमारा तनकीद करने का हक़ है। तो मैं तमाम ख़वातीन जो भी उनके अतराफ़ में हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स में आई हुई हैं, तो इसलिए मैं उनके ऊपर बात करने का हक़ रखता हूँ और मैं ज़ाती तौर पर उन पर अटैक करने की कोशिश नहीं करूँगा, न ऐसी बात करूँगा। लेकिन आप लोग समझते हैं कि सूबा सिंध जो है वो कौन चला रहा है, सिर्फ मर्दों की बात क्यों हो कि टप्पी था, जरदारी साहब हैं, बिलावल हैं, मुराद अली शाह हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने पूरे सिंध को इस वक्त जो है ना उनको यरगमाल बनाया हुआ है। एक खुशामंदियों का टोला भी हैं जिनको सिंधी में हम बोलते हैं धूतियाँ, मतलब जो चुगलखोरी करके जगह बनाएं। तो कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जिनका कुछ साल पहले तक कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन अचानक वो फरियाल तालपुर साहिबा के करीब हुई और वो देखते ही देखते ऐवानों तक पहुंच गई। तो शुरुआत करते हैं, आज मैं एनी मरी से शुरू करता हूं जो बिलावल हाउस की दूसरी नाहिद खान है। एनी मरी शाजिया मरी की छोटी बहन है और अगर इनके पूरे कैरियर पर नज़र दोहराएं तो ये 2002 में जब शाजिया मरी साहिबा MPA बनी तो उस वक्त तक इनके माली हालात बहुत ख़राब थे, रेंट के घर में रहते थे। और मैं शाजिया मरी पर इस वक्त बात नहीं करूंगा, मैं एनी मरी के किरदार पर बात कर रहा हूं। और मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि शाजिया मरी साहिबा के लिए वो मेरे बहुत एहतराम है। लेकिन इनको जो इंट्रोड्यूस कराने वाले थे वो लियारी के एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इनको बिलावल हाउस तक एक एंट्री दिलवाई और बिलावल हाउस में जाकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ईमेल करके बताया कि एनी मरी एक लड़की हैं जिनको आप बिलावल हाउस में छोटी मोटी जॉब दे दें, जिम्मेदारी दे दें। तो 4000 की तनख्वाह पर इनको जो है रखा गया था, मीडिया सेल टाइप का एक बना के कि ये अखबारों की कटिंग करेंगी, मुख्तलिफ मामलात पर नज़रदारी करेंगी और मीडिया रिलेटेड चीज़ों को ये देखेंगी। तो इनका काम ये था। और जुनैद जेडी, जमील सुमरो और एनी मरी ये 4-4 हज़ार की तनख्वाह पर बिलावल हाउस के मुलाजिम थे कि ये डिफेंस फेज़ 1 में या 2 में रहते थे। तो अचानक वहाँ मालिक मकान ने इनसे घर खाली करवाने की कोशिश की, इनके सारा घर का जो सामान है वो बाहर फेंकने की धमकी दी, गुंडे भी लेके आए। तो उस दौरान भी उसी लियारी के एक पॉलिटिशियन ने जाकर उनका ये मामला हल कराया और इन पर अपना दस्ते शफ़क़त का हाथ जो है ना रख के इनको शेल्टर दिलवाया। मतलब कि माली तौर पर अगर देखें तो इनकी माली पोजीशन बहुत कमज़ोर थी। इनके वालिद के पास शायद ज़मीन थी इतनी मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी वालदा नर्स थी और उनका कोई इतना सियासी बैकग्राउंड नहीं था। अचानक ये ख़वातीन ऐवान तक आती हैं और फिर पूरा सिंध इन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लेती हैं। स्पेशली जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है तो एनी मरी अपने पैर जो है ना वो ज़्यादा जमाने लगती हैं बिलावल हाउस में और बिलावल के बहुत बाएतमाद टीम के अरकान में शामिल हो जाती हैं। इस तरह से मुराद अली शाह भी इन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं और मुराद अली शाह की वजह से एनी मरी को सेनेटरशिप मिलती है। और आज अगर मैं बात करूं कि जिनके पास 2002 में
कल्टस गाड़ी मुश्किल से लेकर उसमें वो चला करती थीं, या उनके पास घर नहीं था, आज इनके पास बैरानी सांगड़ में 100 एकड़ एक ज़रई ज़मीन है, शायद उससे भी ऊपर होगी, जिसकी जो मालियत है ना वो 25 से 30 करोड़ के दरमियान है। और बेतहाशा घर हैं, बंगले हैं। लाइफ स्टाइल अगर चेक करें तो आपको इनका लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई मिलेगा। और इनके ऊपर ज़्यादातर जो मेहरबान थे शुरू वाले, वो वही पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बिलावल हाउस तक पहुंचाया, और उसके बाद उन्हीं से भी मुंह मोड़ दिया। और ये जब एनी मरी बिलावल हाउस पहुंची थी और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी में थी, तो ये नाहिद खान को अपनी मुंह बोली माँ कहा करती थी, और इन्होंने नाहिद खान की बहुत ज़्यादा खुशामद की, और आज उन्हीं की जगह को इन्होंने भर लिया है। मतलब कि नाहिद खान 2 बन चुकी हैं। अब नाहिद खान साहिबा का अपना रोल था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बहुत करीबी साथी थीं, दुख सुख में वो साथ रही हैं। तो मैं नाहिद खान साहिबा को इनसे मिला नहीं रहा, लेकिन वो जो जिम्मेदारियां हैं वो आजकल एनी मरी निभा रही हैं, और एनी मरी को बिलावल साहब जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, जरदारी साहब देते हैं, और फरियाल तालपुर तो स्पेशली इनको जो है ना मेरे ख्याल में अहमियत देती हैं। तो एक खातून थी, बिलावल हाउस में काम करती थी, बेचारी की डेथ हो चुकी। उन्होंने मुझे कई सारे वॉइस मैसेजेस किए थे कि इनका रवैया कैसा है, किस तरह से बदतमीज़ी करती हैं, और उन्होंने उस टेंशन में बहुत अज़ियतनाक ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे, और बेचारी की डेथ हो गई। और इस वक्त एनी मरी पावरफुल एक लेडी हैं और सेनेटर बन चुकी हैं, उसके साथ उनके ऊपर पार्टी बहुत मेहरबान है। दूसरी खातून थी जिनको नुसरत भुट्टो के वफ़ात के मौके पर कुछ बीपर्स वगैरह दे के सुना गया था, क्योंकि उनके भाई मीडिया में थे, और उनकी वालदा जो है ना वो फंक्शनल लीग में हुआ करती थी। उनकी वालदा बड़ी मशहूर खातून है, और उनके क्या काम थे, कराची के अंदर बड़े बड़े लोगों से क्यों उठना बैठना होता था। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर अगेन कोई अटैक नहीं करूँगा, लेकिन उस खातून को मैंने पहली बार बिलावल हाउस शर्मिला फारूकी के साथ बाहर आते हुए, और वो इनको बिलावल हाउस में तो क्या पीपल्स पार्टी पूरी में कोई नहीं जानता था। उनका नाम है सादिया जावेद। आजकल सादिया जावेद जिस तरह से मुख्तलिफ फ्रंट मैन होते हैं, या मुख्तलिफ खुशामदी और क्या कहेंगे कि तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं, इस तरह से इन्होंने फरियाल तालपुर का अपने रवैये से या अपनी खिदमात से उनका दिल जीत लिया। और एक खातून जब फरियाल तालपुर के करीब नहीं थी, तो ये रोज़ाना माँ बेटियाँ मुख्तलिफ दफातर में जाती थी, स्पेशली निसार खोड़ो के चैम्बर में इनकी बहुत सारी मुलाकातें होती थीं, और ये कोशिश करती थी कि किसी तरह भी सिर्फ इनकी पीपल्स पार्टी में मतलब कोई जगह बने। एमपीए तो बहुत बड़ा जंप होता है, ये छोटी सी एक कहते हैं ना कि ओहदे की तलाश में थी, कहीं कोई इतलात सेक्रेटरी बन जाएं, कहीं प्रेस सेक्रेटरी बन जाएं, लेकिन इनकी लॉटरी कैसे लगी, आज सारे लोग हैरान हैं कि सादिया जावेद फरियाल तालपुर के करीब कैसे पहुंच गईं। और ये फरियाल तालपुर के बारे में पहले क्या कहा करती थी, बाद में कैसे क्लोजनेस हो गई, और आज फरियाल तालपुर के अगर कोई करीब हैं तो सादिया जावेद हैं, जिनकी पार्टी में कोई खिदमात नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी खुशामद के ज़रिए, अपने दिल जीतने वाला जो इनका अमल है उनके ज़रिए वहाँ तक जहाँ पहुँची। और इससे पहले इन्होंने अटैम्प्ट किया था निसार खोड़ो के करीब पहुँचने का, क्योंकि निसार खोड़ो पीपल्स पार्टी के सदर थे, और निसार खोड़ो से इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बतें थीं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि निसार खोड़ो की अहलिया ने भी इनके साथ झगड़ा किया था। तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊं कि भाई ये मामला आज इस हद तक पहुंच चुका है कि यही सादिया जावेद जो एक छोटे से ओहदे के मुतलाशी थी, आज वो सिंध के अंदर एक अहम जगह पर पहुंची हैं, सिंध असेंबली की रुकन बन गई, और इस तरह से इनके भी ख़जानों में इजाफा होता गया। जैसे तोते की जान और बादशाह की जान तोते में होती है, इस तरह के इस वक्त फरियाल तालपुर इनके चंबे में है, और फरियाल तालपुर इनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। और मैं अब मज़ीद क्या कहूँ, लेकिन ठीक है। और इसके साथ शगुफ्ता जमानी के भी एक बहुत बड़ा मामला है। शगुफ्ता जमानी बेज़ाहिर एक कारकुन थी, सोलंगी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके जो वालिद थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन इन्होंने अपनी कास्ट चेंज की और जुमानी बन गई। इनके भी लंदन में बहुत सारे भाइयों के नाम पर असासे हैं, पहले इनके पास कुछ नहीं था। और ये भी आजकल जैसे फरियाल तालपुर उठेंगी तो चप्पलें उठा के उनको पहनाएंगी, उनके साथ बैठेंगी, और पूरा कंट्रोल किया हुआ है, MNA तक जा पहुंची हैं, और इस तरह से कहेंगे कि पावरफुल खातून है। इसके साथ मैं बात करूं, एक और खातून है महरीन भुट्टो। महरीन भुट्टो सैयद कायम अली शाह के घर में इनकी वालदा मुलाजमा होती थी,
और महरीन भुट्टो एक छोटी बच्ची थी, मुख्तलफ़ औकात में उनके घर आती थी। तो एक दिन उनको रहम आ गया कायम अली शाह साहब की फैमिली को, और उनको पढ़ाना शुरू किया। जब इलेक्शन हुए, ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स का मामला आया, तो कायम अली शाह साहब ने, उनकी फैमिली ने इनका नाम भी दे दिया और महरीन भुट्टो इस तरह से ऐवान तक पहुंची। ये बिल्कुल गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इनके पास कहें ना कुछ भी नहीं था। इनके भाई इस वक्त भी कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं, जिसके तबादले और तकर्रियों के लिए, एसओ की पोस्ट के लिए ये बड़ी परेशान रहती हैं। इन्होंने फिर एक बाअसर पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ कायम अली शाह की बेटी की शादी थी, उनको तलाक दिलवा के इन्होंने खुद शादी कर ली और जिस घर से वो उठी थी उसी घर को उन्होंने मुबैना तौर पर बर्बाद किया। आज भी उनका नाम जो है वो दोबारा एमएनए के लिए आ गया है, क्योंकि फरियाल तालपुर साहिबा, क्योंकि लेडीज़ विंग की सदर हैं, वो उन पर ख़ास मेहरबान हैं। इस तरह से महरीन भुट्टो का एक दौर था जब उनके पास कुछ नहीं था। आज महरीन भुट्टो की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनको अगर कोई देखेगा तो हैरान रह जाएगा। अब आते हैं हम फरियाल तालपुर साहिबा पे। तो फरियाल तालपुर साहिबा, उनके एक बेटे थे बेचारे, मीर सरवर तालपुर। 97 में शायद उन्होंने अपनी जान ले ली और ये बड़ा सदमा था कि इकलौता बेटा जो है वो चला जाए। तो ये खातून उस वक्त कहा करती थी कि आई हेट पॉलिटिक्स, मतलब मैं सियासत से नफ़रत करती हूँ और मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये घरेलू जिस तरह से ख़वातीन होती हैं, ज़ाहिर है इस तरह से था। इनका अपने वालिद से और अपनी वालदा से भी कोई इतना ख़ास लगाव नहीं था, लेकिन इनके पास कोई इतना इन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पर जाएंगी कि पूरे सिंध में हर तरफ अद्दी अद्दी होगा और लोग जो है वो आगे पीछे चलेंगे। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं आज भी इनके पुराने लोग, सीनियर लोग, मैंने पता नहीं कितने लोगों से ये सारी मालूमात इकट्ठी की है कि फरियाल तालपुर साहिबा तो क्या, आसिफ जरदारी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस मंजिल पर पहुँचेंगे अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़िंदा होती। इनको नाज़मा भी मुश्किल से बनाया गया था, मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त ख़वातीन थी नहीं और दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं था, जलावत नहीं थी। तो जब ये फरियाल तालपुर साहिबा ज़िला नाज़िम बनी तो इन्होंने तमाम अख्तियारात जो है ना आगा फ़खर को दे दिए थे। और उस वक्त बहुत सारे इस मामले पे चर्चे चलते थे कि जो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है वो तो आगा फ़खर चला रहे हैं। आगा फ़खर एक सरकारी अफसर थे और उस अफसर को इतना बड़ा अहमियत देना, इतनी सारी चीज़ें उन्हीं के मशवरे के बगैर ये होती नहीं थी। वो बड़े स्पेशल एडवाइज़र थे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के, जिनको आगा फ़खर का इनडायरेक्टली अगर कहें कि वो डी फैक्टो ज़िले नाज़िम थे उस वक्त। और उनके मामले पर जब एक दफ़ा उनकी ट्रांसफ़र हुई तो फरियाल तालपुर साहिबा ने गवर्नमेंट से एहतजाज भी किया कि आपने क्यों इसको ट्रांसफ़र किया है। तो आगा फ़खर जो है ना किसी ज़माने में बहुत बड़ा नाम होते थे और आगा फ़खर के बगैर नवाब शाह के अंदर कोई जो है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके बाकी काम नहीं होते थे। तो फ़खर आगा साहब जो हैं, इनका बड़ा रोल रहा है उनके नाज़मी के दौर में। इस दौरान एक बंदा साइकिल पे आते थे, मोटरसाइकिल पे चल के, और वो मुलाकातों की कोशिश करते थे और कई बार उन्होंने अटेम्प्ट किया कि किसी तरह से उनकी फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन उन्होंने एक एमपीए थे, एमएनए थे, उनको रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया। फिर एक और बंदा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया। आखिरकार वो मुलाकात करने में कामयाब हो गए, जिनका नाम था ज़िया लंजार। ज़िया लंजार साहब ने फरियाल तालपुर साहब तक रसाई इसलिए हासिल की कि वो चाहते थे कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, जिनके ऊपर मुकदमात हैं, वो उनके मुफ्त में केस लड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने फरियाल तालपुर साहबा तक रसाई की और आखिर में वो भी उनके टीम का ऐसा हिस्सा बन गए कि हर तरफ ज़िया लंजार के नाम आए और आज ज़िया लंजार अरबपति लोगों में शुमार होते हैं। और ये एक अच्छी बात है ज़रदारी ख़ानदान की अगर बात करें कि जिनके ऊपर भी इन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त रखा है वो सब के सब अमीर हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो तबाह हुए हैं या जिनसे लिए गए हैं असासे वापस। और यही हशर हुआ आगा फ़खर का, जिसको कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने उनके कुछ गलत ऐसे अमल थे जो गवर्नमेंट, मतलब उनकी मिसमैनेजमेंट थी और बहुत सारे मामला थे जिनकी वजह से उन्होंने शायद मुबैना तौर पर जो है ना बहुत क्या कहें कि
हाथ भी उठाना पड़ा उनको, उनको बहुत कुछ उनसे वापस लिया गया, उनकी करप्शन पकड़ी गई। तो आसिफ जरदारी ने उनको बहुत बड़ी सज़ा भी दे दी और आखिर में सिर्फ उनकी पोस्टिंग बची। तो आगा फ़खर का नाम वहाँ से शुरू होता है और फिर ज़िया अंजार चलता है और ज़िया अंजार प्रेस सेक्रेटरी बन जाते हैं। जरदारी हाउस के सारे मामलात वो देखते हैं। इस वक्त तो वज़ीर कानून और बहुत कुछ MPA भी बन गया। तो जरदारी स्पेशली फरियाल तालपुर की टीम के ये अहम मर्द रुकन हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इनका, और आज भी ज़िया अंजार ही सब कुछ जो है ना डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह में और नौशर फ़िरोज़ में कर रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा जब अरेस्ट हो रही थी, अरेस्ट होने से पहले उनके फेक अकाउंट केसेस का किस्सा स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त उनके एक प्राइवेट बैंक में जो डिफेंस में है उनमें 7 करोड़ रुपए थे, और 7 करोड़ रुपए में से उन्होंने 3 करोड़ रुपए अपनी बेटी, जो उनकी पाली हुई बेटी हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। 3-3 करोड़ रुपए, शायद 2 बेटियां हैं या क्या, और वो भी एक मिस्ट्री है। मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता कि वो बच्चियां इन्होंने क्यों पाली और उन बच्चियों की वालदा के साथ क्या हुआ, कि उनका जो है वो कोई फितरी डेथ हुई थी या फिर गैर फितरी तरह वो मौत का शिकार हुई, आज तक कोई पता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उन बच्चियों को उनका मुस्तकबिल अच्छा करे। तो उन्होंने वो अपने जो ज़ाती अकाउंट फ्रीज़ होने थे उनसे कुछ दिन या कुछ महीने पहले, एक मेमन साहब होते हैं, उन्होंने जाके ये सारे ट्रांसफ़र करके बेटियों के अकाउंट में वो पैसे डाले थे, और ये उस वक्त था। ज़िले नाज़मा के दौर पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इनको कभी भी जो है वो मतलब इतना लाइक नहीं करती थी, इज़्ज़त ज़रूर करती थी, लेकिन इतना उनको लाइक नहीं करती थी कि वो पार्टी के मैटर्स चलाएं और पार्टी को चलाएं या उनके बच्चों को चलाएं। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था कि एक मजबूरी में उन्होंने ज़िले नाज़मा बनाया था, और जब शहादत हुई तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे रास्ते खुले। तो फरियाल तालपुर साहिबा का जो है ना एक दौर शुरू हुआ। पहले फ़ेज़ में इतना नहीं था, जो दूसरा फ़ेज़ था 2013 वाला, वहाँ से उन्होंने एक बड़ा नाम कमाना शुरू किया। चीफ़ मिनिस्टर, डी फैक्टो चीफ़ मिनिस्टर की तरह उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गईं, उनके पास बंगले आना शुरू हो गए। चीफ़ मिनिस्टर उनके पास जाते थे और उनकी मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं करते थे। और आज भी जो हैं तो वो पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की सदर, लेकिन तमाम मामलात आसिफ जरदारी के वही देखती हैं। तो इस तरह से एक खातून जो सियासत से नफ़रत करती थी, वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे सिंध के अंदर उनका इतना कंट्रोल हो गया कि वो कंबर के जलसे में उन्होंने बड़ा तकब्बुर के साथ कहा था कि कंबर वाले सुन लो कान खोल के कि ये जो दिमाग से हवा है ना निकाल दें। तो फरियाल तालपुर साहिबा बेसिकली बहुत ज़्यादा एक ऐसी खातून है जिनको तारीफ़ करना बहुत पसंद लगता है, लोग उनकी तारीफ़ करें, उनके साथ उनको अद्दी भी कहें, और इसके साथ जो ख़वातीन उनकी खुशामद करती हैं, उनके तारीफ़ों के पुल बांधती हैं, आगे पीछे चलती हैं, टिश्यू पेपर लेके आती हैं, और वो मतलब वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और उनके जो अपने हस्बैंड हैं बेचारे मीर मुनव्वर तालपुर साहब, उन्होंने उनकी ज़िंदगी पे भी अगर कोई किताब लिखी जाए तो वो बड़े शरीफ ख़ानदान हैं, शरीफ इंसान हैं। वो MNA ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी सियासी मामलात में अमल दखल की इजाज़त नहीं मिली है। तो वो उनसे एक जो कहें ना कि एक सिर्फ रिश्ता जो है ना जरदारी फैमिली निभाती है, बाकी उनको पार्टी के अंदर कोई अहमियत इतनी नहीं है जितनी दूसरों की है। तो वो बेचारे हमेशा कमज़ोर पोजीशन में रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा की मुलाकात मुर्तज़ा वहाब साहब से हुई। मुर्तज़ा वहाब को भी उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया, और आज अगर वो कराची के मेयर हैं या एडवाइज़र बने हैं और बहुत कुछ उन्होंने ओहदे हासिल किए हैं, तो उनमें भी जो सपोर्ट ज़्यादातर रही है वो फरियाल तालपुर साहिबा की रही है। उनकी मर्ज़ी के बगैर मेरे ख़्याल में ये मुमकिन नहीं था कि मुर्तज़ा वहाब को पार्टी के अंदर इतनी बड़ी जगह मिलती। लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा कि एक अच्छी बात यह है कि वो जिन लोगों पर ट्रस्ट करती है उनको मुकम्मल तौर पर फिर सपोर्ट करती है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो यही वजह है कि इनको सपोर्ट किया। मुर्तज़ा वहाब को, सुहेल सियाल को होम मिनिस्टर बनवाया, और सुहेल सियाल साहब जो है वो किसी और पार्टी से थे, उनका ढोलक निशान था, और अचानक जो है उनकी लॉटरी लगी और लाड़काना से उठ के वो वज़ीर दाखिला बन गए, और उस पर मैं फिर अलग में एक प्रोग्राम करूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इनकी मासूमियत, इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, स्पेशली तारीफ़ सुनने की, उनकी वजह से अहम जगहें हासिल कर ली। आज फरियाल तालपुर साहिबा पूरा सिंध चलाती हैं। सिंध के अंदर सियासी जोड़ तोड़ हो, लोगों की वजारतों के मामलात हों, अफसरान की तैनाती का मामला हो, SSPs की तैनाती कम हो, ठेकेदारी का सिलसिला हो, वो सारा का सारा जो है
फरयाल तालपुर की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। और स्पेशली ख़वातीन की जो टिकटें इस वक्त बांटी गई हैं वो भी फरयाल तालपुर की मर्ज़ी के बगैर नहीं हुई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी फरयाल तालपुर के सामने मजबूर होते हैं, उनकी वो ज़ाहिर खाला हैं, और इस तरह से ज़रदारी साहब भी फरयाल तालपुर साहिबा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हर इजलास में, हर मीटिंग में वो अपनी बहन को देते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो दिल से इज़्ज़त करती थी वो सिर्फ अज़रा पेचुओ की करती थी। वो भी आसिफ ज़रदारी की बहन है, उन्होंने भी वजारत में आके अपनी अहमियत थोड़ी सी गंवा दी, जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जिस तरह से वो उन्होंने मिसमैनेजमेंट की। लेकिन वो जब तक सियासत में नहीं थी उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी, और लोग उनको, स्पेशली जो ख़ानदानी लोग हैं, वो आज भी अज़रा पेचुओ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अगर बेमुकाबला फरयाल तालपुर। और फरयाल तालपुर साहिबा की एक जज्बाती तबीयत है, वो ट्रस्ट करती हैं तो 100% करती हैं, अगर वो नहीं करती तो फिर सबसे जो है ना दूर रहती हैं, और उनका फिर जो है ना एक कहते हैं ना कैरियर तबाह कर देती हैं। जब ये ज़िले नाज़मा थी तो इतनी सादा खातून थी कि इनके पास ये हाथ में पर्स वगैरह नहीं रखती थी, इनके जो कमीज़ है उसमें ही जो है ना ये होती थी, अपना 2 पॉकेट होते थे जिसमें एक तरफ चश्मा रखती थी और दूसरी तरफ जो है ना वो मोबाइल छोटा सा रखती थी। ये शौक़ नहीं होते थे उनके कि पर्स बड़ा महंगा रखें, 10-12 लाख का तो एक पर्स है, पर जो है ना हीरे हों, जवाहर हों, सोना हो करोड़ों रुपए का। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो फरयाल तालपुर साहिबा एक जो है ना अमीर तरीन खातून है। अगर सारी असेंबलियों के ख़वातीन के असासे मिलाएं तो सबसे ज़्यादा जो असासे हैं वो फरयाल तालपुर साहिबा के पास हैं, और जिनको चीफ़ मिनिस्टर बनाने का एक ख्वाब है जो आसिफ ज़रदारी पूरा करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि जो अगला इलेक्शन है इसके बाद शायद ये पहली खातून होंगी जिनको वज़ीर आला बनाया जा सकता है, या तो फिर पहले फेज़ में मुराद अली शाह होंगे और सेकंड में जो है फरयाल तालपुर होंगे। ये फरयाल तालपुर साहिबा इस वक्त पूरे सिंध के कहना क्वीन हैं, और तमाम उनके मामलात वो चलाते हैं। इनके पास प्रोटोकॉल अगर देखें तो दर्जनों पुलिस की गाड़ियां हैं, कमांडोज़ हैं, और इसके साथ 3-4 बंगले हैं। नवाब शाह में इनकी पूरी स्टेट है जो ये फरयाल तालपुर की है। और पिछले चंद सालों में इनके पास आप देखें असासों की भरमार हुई है। और कहा यह जा रहा है कि जो हैदराबाद के मेयर बने हैं शोरो साहब, उन्होंने अपने 2 पेट्रोल पंप जो थे वो ताज कंपनी के, वो भी गिफ्ट किए हैं इनको। अब ये कितनी सदाकत इस बात में, ज़ाहिर डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी हो सकती है। और फरयाल तालपुर साहिबा इस वक्त पूरे सिंध के अंदर छाई हुई हैं। तमाम सरदार वडेरे जो ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते थे, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ होते थे, अपनी बहू बेटियों को कारोकारी करके कत्ल करवा देते थे या घरों में बंद रखते थे, या फिर किसी के और घर में कोई मामला हो तो उनको फ़ौरन हुक्म देते थे कि कत्ल करके फेंक दो। आज वो सारे सरदार बड़े बड़े जो तुरम खान हैं वो इस खातून के सामने मजबूर होते हैं, और सिर्फ ये खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि फरयाल तालपुर साहिबा सिर्फ राज़ी रहें ताकि उनको अहम ओहदे और इलेक्शन की टिकट्स मिल सकें। और फरयाल तालपुर साहिबा की सबसे बड़ी कमज़ोरी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वो ये है कि तारीफ़ सुनना और उसके साथ उनको फिर वो अपना फुल सपोर्ट भी करती है। तो इस तारीफ़ की वजह से सिंध भुगत रही है, और सिंध के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इनके असासे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।